गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रधानमंत्री देखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ चुके हैं और उससे पहले एक वीडियो मेरा डाला गया था इस पर मिसलेनियस का, जिसमें जो टेस्ट हुआ था उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे क्या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वैसे संविधान के अनुकूल राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यदि कहा जाए तो प्रधानमंत्री ही देश के प्रमुख माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के कंधों पर ही देश को नई दिशा और नई दशा देने की जिम्मेदारियां होती है। प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधि करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है वे संधियां होती हैं राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन वो सभी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। इस कारण से हमारे संविधान के जनक और संविधान में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो शक्ति है वही शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। कहने का यहाँ पर मतलब यह है, उन्होंने यह कहा था कि प्रधानमंत्री के पास जितनी शक्तियां हमारे देश में है उतनी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। जबकि सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि प्रधानमंत्री एक सूर्य की समान है जिसके चारों मंत्री ग्रहों की तरह चक्कर लगाते हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं और उनके चारों ओर सभी मंत्री, मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यह समझना है कि जितने भी मंत्रियां होते हैं वे सभी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही रहते हैं। इर्द गिर्द रहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि जितने भी मंत्री जो भी कार्य करेंगे वो सब कार्य या जिस डायरेक्शन पे कार्य करेंगे वो प्रधानमंत्री की डायरेक्शन पर कार्य करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के संबंध में जो संविधान में दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है, अनुच्छेद 74 में इस बात का व्याख्या किया गया है कि प्रेसिडेंट को, मतलब क्या, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, मतलब क्या, COM का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होंगे। कहने का क्या मतलब है कि आर्टिकल 74 संविधान में हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, मतलब जो मुखिया होगा, वे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा, कार्यपालिका का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। जैसे हमारे देश में शासन व्यवस्था का 3 प्रकार है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो होंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 में इस चीज का व्याख्या किया गया है। पहले क्या था मूल संविधान में जो है कि जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। इंदिरा गांधी के द्वारा 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 74 में यह कर दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति को कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या था
कि मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे, लेकिन 42 अमेंडमेंट के तहत व्याख्या करवा दिया गया कि मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से मानेंगे, जबकि 44 अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई इमरजेंसी के कारण, उसके बाद जनता पार्टी की भारत में सरकार बनी और उस जनता पार्टी का जो सरकार बना उसमें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इनके द्वारा जो अमेंडमेंट लाया गया वो था 44 अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 74 में यह करवा दिया गया, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकता है। 44 अमेंडमेंट के तहत 1978 के तहत अनुच्छेद 74 में यह व्याख्या करवाया गया कि राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार भेज सकता है, मतलब कि एक बार लौटा सकता है। किसको लौटा सकता है? तो मंत्री परिषद को। इससे पहले क्या था? 42 के तहत क्या किया गया? तो मंत्री परिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मान्य कर दिया गया। उससे पहले क्या था संविधान में? मूल संविधान में था कि राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 74 को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इससे आगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आएगा, क्या मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सलाह को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए सलाह को आप किसी भी न्यायपालिका में, मतलब क्या, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिए गए सलाह को, किसको? राष्ट्रपति को दिए गए सलाह को या परामर्श को या एडवाइस को जिसको बोलेंगे, उसे हम लेकर किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या? नहीं ले जा सकते हैं। हमें यह याद रखना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 में इस बात का व्याख्या किया गया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। संविधान में कहीं पर भी शपथ शब्द का प्रयोग इनके संबंध में नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ, मतलब क्या, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, मतलब क्या, अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे। और हमें यहां से एक और समझना है कि प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में ही है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य व्यक्तियों को, मतलब क्या, प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहे उन व्यक्तियों को मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति को कह सकता है, मतलब सिफारिश करेगा। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय अन्य व्यक्तियों को या अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री जी के पास यह पावर है कि वह कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को देना चाहते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय कुछ भी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति महोदय के पास जो लिस्ट प्रधानमंत्री महोदय सौंपेंगे, उस लिस्ट के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री वो अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। अनुसूची 3, आप सबको याद होगा हमारे भारत के संविधान में जब प्रारंभ हुआ था संविधान, तब 8 अनुसूचियां थी। जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ था तो 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थे। लेकिन
वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से तीसरी अनुसूची नंबर ऑफ 3, तीसरी अनुसूची के अनुकूल या तीसरी अनुसूची में शपथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें यह याद रखना है कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलवाते हैं। अब यहां से एक प्रश्न उठेगा, फिर प्रधानमंत्री महोदय किस बात की शपथ लेते हैं? अब यहां से एक प्रश्न आएगा, प्रधानमंत्री महोदय किस बात की शपथ लेते हैं? तो प्रधानमंत्री महोदय पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री महोदय। अब एक प्रश्न आएगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? मतलब क्या हमें प्रधानमंत्री बनना है तो हमारे पास क्या सब योग्यता होगी जो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल कोई भी योग्यता का चर्चा नहीं किया गया है। तो अब मन में एक ख्याल आएगा, क्या किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या कोई एज निर्धारित है संविधान प्रधानमंत्री के लिए? तो जी नहीं। स्पेशल प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी किसी भी बात का चर्चा नहीं किया गया है कि उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए। हाँ, संविधान में यह बताया गया है प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होते हैं और जो मंत्री के लिए है क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन प्रधानमंत्री के लिए भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बचा क्या? तो वो सब पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि संसद की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और उम्र सीमा तो न्यूनतम एज, संसद का सदस्य तभी हम बन सकते हैं जब मेरा उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनेंगे तो 25 वर्ष चाहिए ही चाहिए हमें, और राज्यसभा का बनेंगे तो 30 वर्ष। तो हमें याद रखेंगे, ऐसा कभी संविधान नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में क्या लिखा हुआ है? तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं और मंत्री बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमें यह ख्याल रखना है। जब सीधा पूछे तो हम सीधा स्पष्ट आंसर देंगे यहाँ पर कि संसद की सदस्य बनने की वह योग्यता रखता हो। तो हम लोगों ने वहां और एक अब यहाँ पर फिर आएगा कि ईयू मतलब क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास, इंटर पास क्या होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, सांसद हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इन सब के लिए कहीं पर भी संविधान में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता का चर्चा नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मूर्ख व्यक्ति भी भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मूर्ख को हम बैठा दें, लेकिन हाँ, संविधान में ऐसा कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री के लिए MA होना चाहिए, BA होना चाहिए, कोई भी एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता का चर्चा नहीं किया गया है। सिर्फ योग्यता बताया गया है, क्वालिफिकेशन बताया गया है। अब एक मन में आएगा प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चर्चा विवाद आया था भारत में। तो हम यहाँ पर यह याद रखेंगे, वह चर्चा प्रधानमंत्री के कारण नहीं आया था, यह मोदी जी, नरेंद्र मोदी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर विवाद हुआ था, ना कि प्रधानमंत्री पर। क्योंकि प्रधानमंत्री के संबंध में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है। इसी प्रकार स्मृति ईरानी जी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी चर्चा या विवाद हुआ था। तो वह उनका व्यक्तिगत मामला है। स्मृति ईरानी का जो मामला था वह शिक्षा मंत्री पर प्रश्न नहीं उठा था, वह प्रश्न उठा था स्मृति ईरानी पर। मतलब क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर कोई भी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार से होता है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे भारत में आम चुनाव के द्वारा किया जाता है। आम चुनाव का मतलब है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को ही भारत में आम चुनाव बोला जाता है। इससे पहले जब हम लोगों ने पिछली क्लास में लोकसभा किया था तो हम बताए थे कि लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोला जाता है और लोकसभा को भावनाओं का सदन भी बोला जाता है और लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आम चुनाव? क्योंकि उसमें आम जनता के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, इसलिए उसे आम चुनाव की भी संज्ञा दी जाती है। 2019 में 17वीं आम चुनाव या 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। तो प्रधानमंत्री के चुनाव में लोकसभा चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री के चुनाव में जनता वोटिंग करता है। लोकसभा चुनाव वोटिंग कौन करता है? तो जनता वोटिंग करता है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा, मतलब क्या होगा? प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनेगा जिसके पास बहुमत होगा। अब मान लीजिए भारत में कुल लोकसभा सीट है 543, क्योंकि 2 सीट तो एंग्लो इंडियन है। 543 में से किसी भी पार्टी को, जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें से किसी भी एक पार्टी को, मान लीजिए बीजेपी को 303 सीट आ गया। बहुमत के लिए चाहिए कितना सीट? 272 सीट लगभग, या 273 कर लीजिए आप। ये इतना सीट जिस भी पार्टी को मिल जाएगा वो भारत में सरकार बना सकती है। तो मोदी जी को आगे कितना? 303 सीट। तो यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि बहुमत दल का नेता जो होगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो अब फिर एक मन प्रश्न आएगा कि बहुमत दल का नेता होता क्या है? तो हम लोगों ने पहले का चुनाव, इनके प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? तो आम जनता के द्वारा वोटिंग किया जाता है। और इस चुनाव को हम आम चुनाव या लोकसभा चुनाव कहते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। और इसके चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो इसके चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सुनील अरोड़ा जी हैं। इलेक्शन कमीशन की चर्चा कहाँ किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो संविधान में इस बात का व्याख्या किया गया है कि प्रधानमंत्री जो होगा वह बहुमत दल का नेता होगा। अब बहुमत दल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इलेक्शन से पूर्व, मतलब क्या चुनाव होने से पूर्व गठबंधन के पार्टी या इलेक्शन के बाद, चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी को यदि बहुमत नहीं मिला, इलेक्शन के बाद गठबंधन करने के बाद गठबंधन का जो नेता होगा उसे या राष्ट्रपति महोदय अपने स्वविवेक से, यदि किसी भी पार्टी को उस वर्ष के चुनाव में बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति महोदय अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब यहां से एक विवाद खड़ा होगा मन में, किसी भी व्यक्ति को मतलब क्या? किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है? जी नहीं, कहने का तात्पर्य यह नहीं है। कहने का मतलब यह है, तब राष्ट्रपति के पास अपना अधिकार है, स्वविवेकाधिकार है कि वह जितने भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टी को बुलाएंगे और जिसके पास आंकड़ा होगा बहुमत दल का, जिसके पास डाटा होगा सांसद का, जिसके पास वोट होगा उतना, उसमें से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब यहां पर से एक प्रश्न आएगा, क्या वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वह प्रधानमंत्री बन सकता है? जी हां, वह प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह चुनाव में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनना है और सभी सांसदों का मत उसके साथ है और वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे
जिस दिन से शपथ लेगा, जिस दिन वह शपथ ग्रहण किया, उस दिन से 6 माह के भीतर उसे दोनों में से किसी भी एक के सदन का, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक के सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि 6 माह के भीतर वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण, मेंबरशिप नहीं प्राप्त करता है, तो उसका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। स्वतः रिक्त का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर एक विशेष कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय यदि अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या प्रधानमंत्री महोदय का पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई या जिस दिन वो त्यागपत्र दिए, उस दिन से कोई भी मंत्री कोई भी कार्य नहीं करेगा। मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, यदि प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात कोई भी मंत्री नहीं रहेगा। कहने का यहां पर यह मतलब है। तो हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री कौन होगा? बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल मतलब क्या? जो आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव में जितने सांसद जीत के जाएंगे, उन सभी सांसदों ने या उन सभी सांसदों के द्वारा कोई एक व्यक्ति उस सभी सांसदों का रिप्रेजेंटेटिव या नेतृत्व करने वाला किसी एक व्यक्ति को घोषित किया जाएगा, और वह व्यक्ति अपना नाम और जितना समर्थन उनके पास है, जितने भी विधायक या सांसदों का, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है तो सांसदों का होगा, एमपीज का, उन सभी का वो लिस्ट लेकर राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि राष्ट्रपति को ऐसा आशंका हुआ कि इनके पास बहुमत नहीं है और यह जालसाजी कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के सामने सिर्फ लिस्ट प्रस्तुत कर देने से आपका प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए बना रहना फिक्स नहीं रहता है। वो शपथ दिला देंगे आपको, लेकिन राष्ट्रपति महोदय एक विशेष टाइम निर्धारित करते हैं, कुछ दिनों का, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अधिकतम 1 महीना तक का वह समय देते हैं, और वह बोलते हैं कि आपको अपना विश्वास मत सदन में साबित करना है। यह जो विश्वास मत है, यह राष्ट्रपति हाउस में साबित नहीं करना है और ना ही राष्ट्रपति के सामने साबित करना है। यह विश्वास मत प्रधानमंत्री को लोकसभा के पटल पर, मतलब क्या, संसद के पटल पर साबित करना होगा। यदि उसमें वह फेल कर जाते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाएगा, और जैसे ही प्रधानमंत्री का पद रिक्त होगा, उसी प्रकार से जितने भी मंत्री बने थे वो सभी मंत्री परिषद का पद रिक्त हो जाएगा। मतलब क्या? पुनः चुनाव होने की स्थिति आ जाएगी, या नहीं तो जिस पार्टी के पास सभी सांसदों का बहुमत होगा वह अपना लिस्ट भेजेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं एक छोटा सा मुख्यमंत्री से। कर्नाटक में सेम यही घटना घटा था। बीजेपी बहुमत वाली गवर्नमेंट बनाई थी, बीजेपी को वहां पर 103 सीट प्राप्त हुआ था, जबकि कांग्रेस और वहां की जो लोकल पार्टी है कुमारस्वामी, एच.डी. देवेगौड़ा को जो पार्टी है, इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सही ढंग से बहुमत नहीं मिला था, मतलब क्या, सीट प्राप्त नहीं था। लेकिन हाँ, ये दोनों अलायंस हो जाते हैं, दोनों गठबंधन कर लेते, तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते थे। तो यही घटना हुआ वहां पर कर्नाटका में। कांग्रेस और कुमारस्वामी मतलब एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी मिलकर वहां पर सरकार स्थापित कर तो लिया, लेकिन राज्यपाल महोदय के द्वारा एक समय सीमा तय किया गया, इतने समय सीमा के भीतर आपको विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है,
और यदि आप विश्वास मत हासिल नहीं करते हैं तो आपका कुर्सी खाली हो जाएगा। अभी आप इसका यदि करंट एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें किसी भी पार्टी को, ना शिवसेना को, ना एनसीपी को, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। यदि बीजेपी और शिवसेना यदि चाहती तो गठबंधन करके सीएम बना सकती थी। एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस चाहती तीनों मिलकर तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता था, और हुआ यही। बीजेपी शिवसेना एक होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों चुनाव के बाद दोनों में टकराव हुआ। किस पद के लिए? मुख्यमंत्री के लिए। तो शिवसेना ने क्या किया, एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर वहां पर मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। लेकिन इस दरमियान देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार जी मिलकर एकाएक मुख्यमंत्री पद का शपथ तो ले लिए, लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने एक समय फिक्स किया, निर्धारित किया कि बीजेपी पार्टी को या देवेंद्र फडणवीस को इतने समय के भीतर विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल करना होगा, जिस दरमियान देवेंद्र फडणवीस इसको पारित करने में या हासिल करने में असफल हो गए और देवेंद्र फडणवीस जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही घटना यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री पर। हमने दोनों को थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया जिससे आपको यह समझने में आसानी हो। अब देखिए, अब वहां पर क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जी वहां के मुख्यमंत्री बन गए। अब यहां से उनका कनेक्शन है, उद्धव ठाकरे जी दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, क्योंकि कुछ चुनिंदा राज्यों में महाराष्ट्र भी आता है जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो उद्धव ठाकरे जी दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं और नवंबर 2019 में वो मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए और 27 मई 2020 को 6 माह पूरा होने जा रहा है। जैसे ही 6 माह पूरा हो जाएगा उद्धव ठाकरे की सरकार खत्म हो जाएगी यदि वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बनते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है, यही कंडीशन प्रधानमंत्री के साथ भी है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है यदि वो चुनाव नहीं भी लड़ा है, फिर या वो चुनाव लड़ा है और वो चुनाव हार गया, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें दोनों में से किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बहुमत दल क्या होता है, नहीं होता है, हम लोगों ने यहां तक देखने का प्रयास। अब यहां से एक प्रश्न आएगा आपके मन में, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है? जैसे बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि बहुमत दल का नेता या लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप सबको याद होगा 2004 से 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये राज्यसभा के मेंबर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दोनों में से किसी भी वर्ष, ना तो पहला टेन्योर में और ना ही दूसरे टेन्योर में वो लोकसभा के मेंबर थे। वह दोनों टेन्योर में वह राज्यसभा के मेंबर थे। वो किस राज्य से? तो उनका राज्य है असम। वो असम से राज्यसभा सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने। ये बहुमत दल के नेता कहलाएंगे, ये लोकसभा के नेता कहलाएंगे। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी के संबंध में बोला जाएगा कि वह किस सदन के नेता हैं, तो प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। हमें यहां पर यह याद रखना है, प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। ये पहले व्यक्ति नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी पहली बार 1966 में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्यता से ही वो प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद एच.डी. देवेगौड़ा भी राज्यसभा सदस्य से ही वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यह प्रधानमंत्री जो होते हैं इन्हें दोनों सदनों में
बोलने का अधिकार है। ये दोनों सदनों में भाग लेंगे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नेता कहलाएंगे। ये बहुमत दल का नेता कहलाएंगे। लेकिन ये किस सदन के नेता कहलाएंगे? तो ये राज्यसभा के नेता कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा के सदस्य हैं। तो हमें यहां पर यह याद रखना है कि जिस सदन का वो सदस्य होता है उस सदन का वह नेता कहलाता है। जैसे आप ले सकते हैं अरुण जेटली जी जो गुजर गए। अरुण जेटली जी लोकसभा चुनाव हार गए थे और वह राज्यसभा के मेंबर से वो वित्त मंत्री बने रहे। तो अरुण जेटली जी दोनों भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वह नेता कहां कहलाएंगे? तो वह नेता कहलाएंगे राज्यसभा के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह लोकसभा के नेता हैं और वह लोकसभा चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें बहुमत दल का नेता तो वो हो, वह लोकसभा के भी नेता हैं, वह मंत्री परिषद के मुखिया भी हैं और उन्हें लोकसभा सदन या निम्न सदन का भी नेता कहा जाएगा क्योंकि वह निम्न सदन के सदस्य हैं। तो हम लोगों ने इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए आप। जो हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री वही होगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य। कोई लोग प्रधानमंत्री वो बन सकता है जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 77। एक अनुच्छेद है 78। तो हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 के तहत यह बतलाया गया है कि संघ सरकार का जो भी कार्य है वह सभी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से। संघ सरकार का जितना भी कार्य है वो सभी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से। और जितने भी मंत्री के विभागों का बंटवारा तो करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्रियों के विभागों के लिए जो कानून बनेगा वो निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 77 में यह कहा गया है कि संघ सरकार का जितना भी कार्य होगा वो सभी कार्य होंगे संघ सरकार का जितना भी कार्य होगा वे सभी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से। मंत्रियों के विभागों का आवंटन या बंटवारा, कौन सा मंत्री कौन सा विभाग का मंत्री बनेगा या कौन सा मंत्रालय उसके पास है, इसका निर्धारण करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उनके लिए कानून जो है वो निर्धारित करता है कौन? तो राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 77 में हमें यह बताया गया। अब आइए अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के तहत आप देखिएगा प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति का चर्चा किया गया है। कार्य और शक्ति का चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति का चर्चा किया गया है। जब आपसे पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नंबर 1 वे या वह राष्ट्रपति को देश के प्रशासन से संबंधित जानकारी
उपलब्ध करवाए, उपलब्ध करावे। यह पहला है। दूसरी बात है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के विधि व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करावे। मतलब क्या, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 78 सब क्लोज 1 मतलब क्या, ए या क के तहत कि वह राष्ट्रपति को देश के प्रशासन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करावे। नंबर 2, देश के विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारियां राष्ट्रपति को उपलब्ध करावे। नंबर 3, राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाकर किसी विशेष विषय पर चर्चा करवा सकता है या करवाएगा। तो हम लोगों ने क्या समझने का प्रयास किया, अनुच्छेद 78 सब क्लोज 1 के तहत यह दिया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के प्रशासन व विधि संबंधित जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवाएगा। राष्ट्रपति यदि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाने कहता है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि उस विषय पर या उस विशेष विषय पर वह उस विभाग से संबंधित मंत्रालय से या मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। तो यह 3 प्रधानमंत्री का कार्य है और शक्ति है। अब देखिए, और हम देखते हैं इसके बाद प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा कि नीति आयोग का बुक में तो लिखा हुआ है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे वह नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो पद कौन सा पद? प्रधानमंत्री का पद, इसलिए इसे पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष में नंबर 1, नंबर 2 अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष में, नंबर 3 राष्ट्रीय एकता परिषद के वो अध्यक्ष होंगे, नंबर 4 राष्ट्रीय जल अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होंगे, नंबर 5 परमाणु ऊर्जा आयोग हो या मिसाइल से संबंधित हो या अंतरिक्ष से संबंधित हो या सैनिकों से संबंधित हो या विदेशी मामला हो। विदेशी मामला के लिए विदेश मंत्री होते हैं, लेकिन वह सारा कार्यभार प्रधानमंत्री में ही निहित होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो सारा कार्य किसके नाम से होता है? वास्तव में वह सभी काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री के संबंध में इतनी सारे बातों को समझने का प्रयास किया। लास्ट में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री के संबंध में लास्ट में यह देखेंगे। अब एक चीज और हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, अनुच्छेद 352। अब यहां से एक प्रश्न आएगा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ इसका क्या कनेक्शन है। अनुच्छेद 352 में यह लिखा गया है कि मंत्री परिषद के सलाह पर, और वहीं पर यह लिखा हुआ है उस मंत्री परिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, पीएम होंगे। तो आपसे जब पूछे कभी कि कैबिनेट मंत्रालय का चर्चा कहाँ किया गया, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? संविधान के एकमात्र अनुच्छेद है कैबिनेट मंत्रालय के संबंध जो चर्चा किया है वो अनुच्छेद है 352 कि कैबिनेट मंत्रालय की लिखित सलाह पर और उसका मुखिया, उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इनके लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है। दूसरी बात, मंत्रालय जो है, मंत्री वो
कैबिनेट स्तर के मंत्री एक होते हैं, मंत्री को 3 भागों में बांटा गया है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भाग लेते हैं। उसके बाद एक मंत्री होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री और एक होता है कैबिनेट किचन या किचन मंत्री, किचन मंत्री, किचन मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री के बैठक में राज्य मंत्री या उपमंत्री भाग तभी लेगा जब उस मंत्रालय से संबंधित मंत्री उस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस मंत्रालय की तरफ से ये मंत्री उस बैठक में भाग लेंगे जब उनको निमंत्रण दिया जाएगा तब। और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वे अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, हमें यह भी याद रखना है। किचन मंत्री में 3-4 मंत्री आते हैं जो प्रमुख हैं देश के। एक होते हैं वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और नंबर 4 प्रधानमंत्री। इन चारों को मिलाकर बनता है क्या? किचन मंत्रालय। और देखिए वास्तव में ये 4 यदि रहे तो किसी भी देश की स्थिति तभी मजबूत होती है जब उस देश का सैनिक मजबूत हो, जब उस देश का वित्तीय स्थिति अच्छा हो और जब उस देश का इंटरनेशनल रिलेशनशिप मजबूत हो, तो वह देश मजबूत कहलाए। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का सलाह भी राष्ट्रपति को देता है। मतलब क्या? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा का या संसद के 17 रंग और 17 अवसान की भी राय देते हैं। मतलब क्या? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय संसद का 17 रंग और 17 अवसान करते हैं। नंबर 3, संसद के पटल पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रालयों की जो घोषणा होती, जो योजना होती है, वो रखा जाता है। धन्यवाद। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री टॉपिक को समझा। इसमें यदि कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम लोग लगातार इस लॉकडाउन की स्थिति में लगातार मिलते रहेंगे और आप लोगों की पढ़ाई में हम लोग मदद करेंगे। और हमारा एक चैनल है झाजी स्टडी IQ जो क्लास 9th और 10th के लिए स्पेशल है, जहाँ संस्कृत व्याकरण और संस्कृत का बुक पढ़ाया जाता है।